हेलो बच्चे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है। तो आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम स्केलर कब बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कब बोलते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। सबसे पहले देखो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमारे पास क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो मान लिया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमें मतलब कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना पड़े, और उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हो, उसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और उसको सिर्फ किससे कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाए, उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है। डायरेक्शन की जरूरत हमें ना पड़े। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है। और साथ की साथ ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती है। ठीक है। जैसे देखो, तो यहां पे अगर हम लिखें स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। इसके पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी नहीं। ठीक है। और ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मास हो गया। ठीक है। आपका मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास, स्पीड एटसेट्रा। ठीक है। और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। और ये किसको ओबे करती है, ये जो अलजेब्रा के सिंपल रूल है उनको ओबे करती है। मतलब अलजेब्रा के रूल से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं मास लिया एग्जांपल, तो इसी को हम समझते हैं। जैसे मेरे पास मान लो ये मार्कर है। ठीक है। इसका मास मैंने मान लिया 20 ग्राम। ठीक। तो देखो इसका मास, इस मास क्या है, बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 10 ग्राम। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मास, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ी, 10 ग्राम। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जी क्या है, यूनिट है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर था जिसका मास 10 ग्राम था। ये दूसरा मार्कर है, सपोज करो इसका मास कितना है, 12 ग्राम। ठीक है। ये मास हो गया आपका m1, दूसरा मास 12 ग्राम। ठीक है। और मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं एक दूसरे के साथ। इनको जब एक दूसरे के साथ हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। और अब इस पूरे सिस्टम का अगर आपसे मास पूछे, टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास आप क्या बताओगे, m1 प्लस m2। ठीक है। m1 कितना आपका 10, m2 कितना है 12। तो टोटल मास कितना हो गया, 22 ग्राम। ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम है, इसका टोटल मास कितना हो गया आपके पास, 22
ग्राम। ठीक है, जो इंडिविजुअल आपका था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना था आपके पास 10 ग्राम, सेकंड का कितना था 12 ग्राम। मेरे से इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो मेरे से टोटल सिस्टम का मास पूछा, सिस्टम का मास कितना हो गया मेरे पास 22 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने जब इनको ऐड किया तो सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड किया, डायरेक्ट इनको ऐड किया। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो किसको ओबे करती है, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज, कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो देखो बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर से सुनो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये किसको ओबे करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटीज किसको ओबे करेंगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। स्केलर क्वांटिटीज किसको ओबे कर रही थी, ठीक है, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज किसको ऐड करेंगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। तो देखो हम इसके बारे में लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, किसको ओबे करती है ये, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हो। आपका फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सारी के सारी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। तो कुल मिला के हमें ध्यान क्या रखना है, स्केलर क्वांटिटीज में ये ध्यान रखना है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और जो अलजेब्रा के सिंपल रूल को क्या करे, फॉलो करे, तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और वो किसको ओबे करेगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उठाओ, उसके पास डायरेक्शन मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उठाओ, उसके पास क्या मिलेगी, डायरेक्शन। ठीक है, बट अगर मैं इसका उल्टा करके देखूं, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, फिर से सुनो, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसका रिवर्स देखते हैं, कन्वर्स। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर होगा ही होगा, वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज भी हैं जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है, बट फिर भी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट फिर भी कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो बच्चे देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए ये दो कंडीशंस होनी ही चाहिए। कोई भी क्वांटिटी है वो ये दो कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगा। ठीक है, कुछ है जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो तो देखो उसके बाद है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्या होता है, एरो होता है, ए लाइन विद एरो। ये एक लाइन है, इसका एरो लगा हुआ है, ये क्या होगा हमारा वेक्टर। ठीक है, जैसे बोल दिया मैंने इसको ए वेक्टर। ये क्या कहलाता है, इसका टेल। ये क्या कहलाता है, हेड। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ये इसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो इसकी लेंथ है, ये जो लाइन है ना, इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड। ये जो लाइन विद एरो है आपके पास, इसका जो लेंथ होगा, लाइन का लेंथ, वो किस चीज को बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक लाइन और उसके साथ क्या होगा, एरो होगा, ये उसका टेल होता है, ये हेड होता है। ठीक है, ये आपका कोई भी वेक्टर है उसको ये बोल दिया। और जो लेंथ होती है इस लाइन की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और जैसे कोई भी क्वांटिटीज है, जैसे हमने अभी बोला था, एग्जांपल लिया था, वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो सिंबल लिख के उसके ऊपर एरो लगाएंगे। जैसे वेलोसिटी क्या था मेरा, वेक्टर क्वांटिटी था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सिंबल वी और उसके ऊपर एरो। ठीक है, एक्सेलरेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए लिखूंगा और उस सिंबल क्या है, ए और उसके ऊपर एरो। ठीक है, तो ये क्या था, ज्योमेट्रिकली। अगर मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये क्या है, मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा वेक्टर ए था, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे मोड से, या फिर ये। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे लिखोगे आप, क्या तो इस तरीके से लिखोगे, या फिर इस तरीके से। और ये क्या है, मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से करेंगे, क्या तो ऊपर एरो मिलेगा, या फिर आपको ऐसे बोल्ड में मिलेगा। ठीक है, एकदम बोल्ड लेटर मिलेगा, उसका मतलब भी क्या है, वेक्टर, और ऊपर एरो मिलेगा तो भी वो क्या है, वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राफिकली, मतलब जो ग्राफिकल फॉर्म है, ये मेरा प्लस एक्स हो गया, माइनस वाई, प्लस वाई, माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें ये मेरे पास क्या है, कोई भी वेक्टर है, इसको मैं बोल देता हूं ए वेक्टर। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए वेक्टर है, कुछ भी मान लो, इसका जो लेंथ है वो किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। इसका मान लिया लेंथ कितनी है, 3 यूनिट, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। अब वो 3 यूनिट किससे है, 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या है, 30 डिग्री है ना, एंड 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये होगा। उसके बाद देखो
ये मान लिया मैंने, मेरे पास कोई भी वेक्टर है बी, ठीक है, और मान लिया इसकी लेंथ कितनी है 4 यूनिट, रैंडमली कुछ भी ले दिया 4 यूनिट। ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जो एंगल बनता है आपका वो कैसा एंगल होता है थीटा पॉजिटिव, और जो इधर एंगल बनता है थीटा वो कैसा होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव एंगल होता है, ये पॉजिटिव। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव एंगल, ये क्या होगा आपका नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे बी वेक्टर को अगर मैं लिखता हूं 4 यूनिट एंड 45 डिग्री, 45 प्लस का नहीं लिखोगे, माइनस का लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल कैसा है नेगेटिव एंगल है, तो -45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ गए? इस तरीके से हमें क्या करना है, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद देखो एक और, ये हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लो मेरे पास कोई भी वेक्टर ये है, मान लिया कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, वेक्टर क्या है आपका ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर को फिर से मान लो इसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट मान लिया मैंने रैंडमली, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 यूनिट ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहां पे ये जो हमारा वेक्टर था ए, इस वेक्टर को कैसे लिखा है मैंने, इसकी लेंथ कितनी मान ली 3 यूनिट, तो कितना बोल दिया 3 यूनिट। अब देखो किसी भी वेक्टर को अगर आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो हमने क्या बोला था, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी क्या होनी चाहिए डायरेक्शन, दोनों चीज बताएंगे तभी वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर है उसका हमने क्या बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया, उसकी डायरेक्शन भी बताई। तो मैग्नीट्यूड कितना मान लिया 3 यूनिट है, डायरेक्शन बताएंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, किससे, ईस्ट की साइड से, तो क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अगर यही वेक्टर इधर जा रहा होता कुछ भी एंगल से, इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तो किसकी साइड जा रहा है, वेस्ट की साइड, किससे, नॉर्थ से, ठीक है। अगर यू एंगल बनता मतलब किधर जा रहा है, वेस्ट, कहां से, साउथ से, तो इसको क्या बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो देखो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल। मेरे पास मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, 2 वेक्टर है, दोनों के बीच में एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। छोटे वाला कौन सा एंगल है, ये है, तो 2 एंगल में से कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल। तो मतलब स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल्स बिटवीन द वेक्टर, तो वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर होगा वो वाला एंगल व्हेन, कब, जब दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल, जब दोनों वेक्टर कैसे रखे जाएंगे, टेल टू टेल। इसको क्या मानो, एरो, ये क्या आपके पास एरो हो गया, ये भी एरो, ये कोई भी वेक्टर उसका ये एरो है, ये टेल, ये दूसरा वेक्टर इसका ये एरो, ये क्या हो गया टेल। दोनों वेक्टर्स को मैं इस तरीके से रखूंगा तो ये क्या हो गया, टेल टू टेल रखे ये, ठीक है। जब दोनों वेक्टर्स को आप टेल टू टेल रखोगे, 2 वेक्टर्स को आप टेल टू टेल रखोगे, उस टाइम उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। क्योंकि एक एंगल ये भी बन रहा है बच्चे और एक एंगल ये भी बन रहा है, टेल टू टेल रखने पे जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो ये है।
और ये बोल रहा है अगर मान लो टेल टू टेल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, अगर टेल टू टेल नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है एक का टेल और दूसरे का हेड, ये ऐसे हो सकता है ना, जैसे ये एक वेक्टर है, ये इसका टेल है, ये दूसरे का हेड, ऐसे आ जाए, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ये उसके बाद इसने यही बोला है बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ। एक चीज ध्यान रखना, हम किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करके लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे, बट अगर ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो आप इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे भी लेके जा सकते हो, यहां पे भी लेके जा सकते हो, यहां पे भी लेके जा सकते हो, पर ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ भी चेंज ना हो और इसकी डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन भी इधर ही रहे। चाहे इसको आप पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां ले जाओ, ठीक है, इसको पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां लेके जाओगे तो देखो लेंथ उतनी की उतनी है, डायरेक्शन भी उधर ही है, लेंथ भी अभी भी उतनी की उतनी है, डायरेक्शन भी वही है। तो आप किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस करके लेके जा सकते हो कहीं पे भी, बट ध्यान रहे उसकी लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो ऐसा कब यूज करेंगे, डिस्प्लेस हम कब करेंगे, जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़े हुए नहीं होंगे। जैसे मान लो पिछले वाले केस में तो टेल टू टेल जुड़े हुए थे, अगर मान लो ये वाला केस ऐसे लेते हैं, ये वेक्टर है, ये हेड, ये टेल, दूसरा वेक्टर ये हेड, ये टेल, पहले वाले की इसका टेल और इसका हेड ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस वाले वेक्टर को अब डिस्प्लेस तो कर ही सकता हूं, आप लोगों को पता है, ठीक है, बस उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं करना। तो इस वेक्टर को मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए ऐसे डिस्प्लेस करूंगा यूं, तो देखो ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, डायरेक्शन इसकी पहले भी वही थी, अभी भी वही है, इसको डिस्प्लेस करके ले आया यहाँ पे। अब देखो डिस्प्लेस करके ले आया तो दोनों का टेल टेल मिल गया, तो अब दोनों के बीच में ये एंगल क्या होगा, स्मॉलर एंगल, और ये क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, तो दोनों के यहां पे क्या है, टेल टेल मिल रही है, ये हेड, ये दोनों का टेल मिल रहा है, तो ये जो एंगल होगा स्मॉलर एंगल, ये क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो, ये वेक्टर आपका ए, ये आपके पास वेक्टर बी, ठीक है, और अब बोले कि आपको दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल बताना है, तो आप क्या करोगे, अब एक का टेल दूसरे का हेड है, दोनों का टेल टेल होना चाहिए, तो मैं इस वेक्टर को यहां से डिस्प्लेस तो कर ही सकता हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखूं, तो इसको देखो डिस्प्लेस करके मैं यहां पे लेके आ सकता हूं, तो यहां पे जब मैं इसको लेके आऊंगा, देखो ये बी वेक्टर तो मेरा यही है, ए यहां पे था, उसको डिस्प्लेस करके इधर ले आया, अब दोनों की टेल टेल मिल गई आपस में, तो ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जरूरी नहीं है कि इसी वेक्टर को डिस्प्लेस करोगे, इसको भी डिस्प्लेस कर सकते हो आप। देखो इसको डिस्प्लेस करोगे तो मैग्नीट्यूड तो यही रखोगे, डायरेक्शन भी यही, तो मैं इसको ऐसे लेके आ सकता हूं इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां लाऊंगा, तो देखो ए वेक्टर आपका, ये वेक्टर था, इसको डिस्प्लेस करके यहां पे रखूंगा, ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। अब देखो दोनों का टेल टेल मिल रहा है आपस में, जब दोनों का टेल टेल मिलेगा तो जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज का यही था। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उससे पहले, ऐड और सब्ट्रैक्शन से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे कि वेक्टर की टाइप्स क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसको आप क्या बोलोगे,
ये आपका वेक्टर ए और ये अगर आपका वेक्टर बी है तो इसको क्या बोलोगे? ठीक है, तो ऐसे हम वेक्टर की टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे इक्वल वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, कोप्लेनर, कोलिनियर, तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर की टाइप हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, देन फिर किस पे आएंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर आज के में। और इससे पहले क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और उससे पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर पीडीएफ नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपके पास पीडीएफ नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करें। ओके, बाय।